और इसमें सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, अब देखो, पहले दिमाग में बैठा लो कि भाई साहब ये कांस्य युगीन सभ्यता है, ये इतिहास नहीं है। आप प्रोटो हिस्ट्री पढ़ रहे हो, आदि इतिहास। क्यों? सिंधु घाटी सभ्यता के खुदाई में हमें लिपियां मिली हैं, उसमें 400 अक्षर भी है, लेकिन हम उसमें एक अक्षर पढ़ने में सफल नहीं। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो भी हम अध्ययन करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ से मिली हुई जो पुरातात्विक सामग्री है उसी के आधार पे करेंगे। चलो देखो कैसे अध्ययन किया जाता है। पहले ब्रेकअप बनाओ, ठीक है, फिर बताएंगे कि इसमें देखना क्वेश्चन कितना है। कभी सोचा नाम क्यों पड़ा? इसे भारत की सभ्यता नहीं कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। दूसरा, इसका कालक्रम क्या होगा? खुदाई के बाद सबसे पहला मारा पीटी इसी पे होता है। तो देखो, पूर्व हड़प्पा 3700 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व, मध्य हड़प्पा 2700 ईसा पूर्व से 2200 ईसा पूर्व, उत्तर हड़प्पा उत्तर हड़प्पा 2200 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, फिर इसका सीमांकन, ठीक है। अब इसका उद्भव अर्थात इसका निर्माता कौन है? ठीक है, अब इसमें कई सिद्धांत आएंगे। मेसोपोटामिया, आर्य सिद्धांत, द्रविड़ सिद्धांत एंड पूर्व सभ्यता का सिद्धांत। अब देखो विशेषताएं। समाज, नगरीकरण, धर्म, अर्थ, शासन और सबसे लास्ट में पतन। देखो ऐसे ब्रेकअप करो, अपने आप आपके सामने खुल के ये आ जाएगा कि हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, तो देखो मेंस के लिए जो क्वेश्चन है, ये 1 2 3
आप चाहे आईएएस का एग्ज़ाम दें या किसी स्टेट का पीसीएस का एग्ज़ाम दें, आप उठा के जाके देखो कि सिंधु घाटी सभ्यता से पिछले 30 साल 50 साल से जो क्वेश्चन आ रहा हो, उसमें 3 ही प्रश्न हैं। या तो इसका निर्माता कौन है, या इसकी विशेषता क्या है, या इसके पतन के कारण क्या है। चौथा कोई प्रश्न ही नहीं है। यदि आपने इन 3 प्रश्नों को सही से तैयार कर लिया तो सिंधु घाटी सभ्यता तैयार। अब पूरी पुस्तक पढ़ के मरना है तो मरो। कैयक को बड़ा मरने का शौक है, सर जी थोड़ा वो भी हो जाए। तो सर जी का क्या जा रहा है, आधा घंटा बक देंगे, हो जाएगा। बस गिन के चुन के ये 3 प्रश्न है, तैयार करके आप अपने जेब में रख लीजिए। लेकिन एक ओवरऑल समझ को विकसित करने के लिए थोड़ी परिचर्चाएं, इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि थोड़ा सा बुक का रीडिंग दीजिए। तो उससे क्या होती है कि समझ बढ़ती है। बाकी आपकी समझ बढ़ेगी तभी हम उस चीज़ को अभी समझा सकते हैं। तो अब ऑप्शनल पढ़ रहे हो हैं, और सबसे बड़ी बात क्या है, दिन भर बकते रहते हो सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। तो सबसे पहला चीज कि इसका नाम क्यों पड़ा सिंधु घाटी सभ्यता। पता है? बिल्कुल नहीं हो। कहेंगे क्यों नहीं है? अरे सर जी हम कौन हिस्ट्री पर है, वो तो ऑप्शनल में लेना था ले लिए। जब लेना था ले लिए, तब ये मत बोलो कि सर हमें नहीं पता है। आप ग्रेजुएट हो, अपने स्तर पे कम से कम जो टॉपिक है उस टॉपिक का मतलब तो समझा करो। चलो, इसे हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं या सिंधु सभ्यता कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो देखो, घटना 1853 का था। भारत में रेलवे का विकास होना था, तो एक रेल लाइन लाहौर से कराची खींची जा रही थी 1853 में। तो जब रेल की पटरी बिछाई जाती है तो आप जानते हो अगल बगल से मिट्टी लेकर उसे ऊंचा बनाया जाता है, उस पर पटरी बिछाई जाती है। उसी खुदाई के क्रम में लाहौर के पास एक गांव से कुछ पुरातात्विक सामग्री निकलनी शुरू हुई। तो रेलवे ने भारत सरकार के पुरातात्विक विभाग के को जानकारी दी कि साहब ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही। उस समय भारत के जनरल सर्वेयर हुआ करते थे लॉर्ड कनिंघम। वो वहाँ गए, उन्होंने उस स्थल का निरीक्षण किया। तो उन्होंने रेलवे से कहा कि थोड़ा सा इस जगह से रेल पटरी को हटा लीजिए, वास्तव में इसके नीचे कोई बहुत पुरातात्विक महत्व का चीज दबा हुआ है। फिर 1857 का विद्रोह हो गया, फिर सरकार बदल गई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बदले भारत में ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू हो गया। बात आया राम गया राम हो गया।
और गुलाम देश में पुरातत्व की खुदाई पर कौन पैसा खर्च करे। 1920 में तत्कालीन जनरल सर्वेयर सर जॉन मार्शल ने अपने एक पुरातत्ववेत्ता दयाराम साहनी को इस जगह को उत्खनन करने के लिए कहा, जो 1853 में लोकेट हुआ था, लगभग 70 साल बाद। उस जगह का नाम हड़प्पा था। खुदाई हुई, विशाल नगरीकृत सभ्यता का खोज हो गया कि साहब ये तो अद्भुत है, एक विशाल पूरा का पूरा नगर का ही खंडहर है। इसलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा पड़ गया। इसलिए अपन इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। धीरे धीरे खुदाई बढ़ी। 1922 में मोहनजोदड़ो का हुआ, फिर चहुंदरो का हुआ, फिर सुतगंडोर का हुआ, सुरकोतदा का हुआ, राणा घुंडई का हुआ, लोथल का हुआ, धौलावीरा भरा हुआ है, दर्जनों जगह खोजे। इसमें विशेषता क्या है, ये या तो सिंधु के सहायक नदियों के पास ही ये बस्तियां मिलती है। मैक्सिमम बस्तियां किस नदी के पास, सिंधु या सिंधु के सहायक नदियों के पास। इसलिए इसका नाम पड़ गया सिंधु घाटी सभ्यता। समझ गए ना। अब देखो ये सब परीक्षा में नहीं पूछेगा, प्री में आ भी सकता है, बट हमें यहाँ पहुँचने के लिए एक नियमों का पालन करते हुए जाना पड़े कि भाई हम पढ़ रहे हैं हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, नाम क्यों पढ़ा आए, तो आगे वाला क्या सोचे। अब दूसरा चीज क्या है कि जब भी कोई सभ्यता, खासकर प्राचीन सभ्यता मिलती है, तो हमारे सामने दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि इसका कालक्रम क्या है। सबसे महत्वपूर्ण चीज, हम और आप भी कोई अपना एडमिशन फॉर्म कुछ करते हैं तो नाम के बाद सबसे पहले DOB, डेट ऑफ बर्थ भरो। अब देखो उस समय के जो इतिहासकार थे, उन्होंने अपने अपने तरीके से जिनको जैसा हुआ भाषणबाजी किया। किसी ने कहा 10,000 वर्ष पुराना है, किसी ने कहा 8,000 वर्ष पुराना, जिसको जो मन में आया कर। लेकिन सबसे जो बड़ी इरर आ रही थी वो थी कि कोई सभ्यता ना तो रातों रात बनती है और ना ही कोई सभ्यता रातों रात खत्म हो जाती है। बात समझ रहे हो। किसी सभ्यता के निर्माण में भी समय लगता है और उसे खत्म होते होते भी समय लगता है। तो निश्चित तौर पर सिंधु घाटी सभ्यता एक दिन में ना बनी, एक दिन में ना मिटी। अब देखो बहसबाजी होते रहा, लेकिन विज्ञान ने कालक्रम को निर्धारित करने का अनेक तरीके विकसित किए। आप सब भी जानते होंगे, उसमें कार्बन डेटिंग अब तक का सबसे प्रमाणिक आयु निर्धारण का, काल निर्धारण का सबसे बेहतर तरीका है। इरर उसमें भी है, लेकिन उससे जब बेहतर आएगा तो हम उसका भी प्रयोग कर लेंगे। तो एक महान विद्वान है DP अग्रवाल साहब,
उन्होंने हड़प्पा सभ्यता का इस कालक्रम का निर्धारण कार्बन डेटिंग के आधार पर किया, अर्थात अब तक सबसे प्रामाणिक। और उन्होंने भी देखिए इसे 3 कालखंड में बांटा। पूर्व हड़प्पा मतलब एक ग्रामीण हड़प्पा, मध्य हड़प्पा मतलब पूर्ण मैच्योर नगरीकृत हड़प्पा सभ्यता, और उत्तर हड़प्पा मतलब पतनोन्मुखी हड़प्पा, जब वो पतन की ओर चला गया। तो वास्तव में भारत में ये 3700 ईसा पूर्व अर्थात आज से लगभग मान के चलो 5700 वर्ष पहले शुरुआत होती है, और 500 वर्षों में ये ग्रामीण सभ्यता शहरी सभ्यता में विकसित हुई, और 2700 से लेकर 2200 ईसा पूर्व 500 वर्ष तक ये पूर्ण अपने उत्कर्ष के काल में रहा, और 2200 ईसा पूर्व के बाद इसका पतन होना शुरू हुआ, और 1750 ईस्वी पूर्व तक इसका पतन, मतलब इसके पतन में भी 500 वर्ष लगा, उत्थान में भी 500 वर्ष लगा, और इसका जो एक मैच्योरिटी एज है वो भी 500 है। तो कुल मिलाकर ये 1500 वर्ष तक भारत में सभ्यता रही है। 1500 वर्ष थोड़ा बहुत नहीं होता है, 15 से 20 हजार पीढ़ियां निकल गई होंगी, इतनी विहंगम सभ्यता है। तो ये इसके कालक्रम का सबसे महत्वपूर्ण क्या है, इलाका है, और सबसे महत्वपूर्ण इसका निर्धारण है। अब देखो, जब कोई भी सभ्यता निकलता है तो उसका सीमांकन, चौहद्दी बनाना, हिंदी में क्या कहते हैं, चौहद्दी, उसके उत्तर में क्या है, उसके पूर्व, जैसे आप जमीन खरीदने जाते हो तो वो रजिस्ट्री होने के पहले आपसे पूछेगा उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, पश्चिम में कौन है, पूरब में कौन है। तो वो आपके ज़मीन का चौहद्दी बन गया। तो वो ज़मीन कभी मान लो आपका वो कवाला हेरा भी जाए तो उस चौहद्दी के हिसाब से निकाल दिया जाए। तो उसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता का सीमांकन क्या हो, तो देखो, पश्चिम, पूर्व, उत्तर और दक्षिण। पश्चिम में ये सुतगंडोर तक फैला हुआ था। भाई ये सुतगंडोर कहाँ है, वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। पूर्व में ये आलमगीरपुर तक फैला हुआ है। इसका मतलब है वर्तमान में कहाँ है, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। उत्तर में ये मांडा जम्मू में है, और दक्षिण में ये दैमाबाद तक फैला हुआ है, ये महाराष्ट्र में है, ये महाराष्ट्र में है। ठीक है। अब भौगोलिक निशान, तो भौगोलिक रूप में ये दास्क नदी के किनारे है, ये हिंडन नदी के किनारे है, ये चिनाव नदी के किनारे है, ये प्रवरा नदी के किनारे है। अर्थात जो आपको सभ्यता मिली वो वर्तमान अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर से लेकर, माने सुतगंडोर जो बलूचिस्तान में है, बॉर्डर है अफगानिस्तान और पाकिस्तान का, वहाँ से लेकर पूर्व में आलमगीरपुर मतलब मेरठ, और उत्तर में जम्मू मांडा, जम्मू से लेकर दैमाबाद महाराष्ट्र तक फैला हुआ है। ये छोटा मोटा नहीं है मेरे भाई, इसका कुल क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर है।
कितना है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ। तो ये पहले एक सामान्य जानकारी आप ले लिया करें कि भाई इसका नाम क्यों पड़ा, इसका कालक्रम क्यों पड़ा, इसका सीमांकन क्या होगा। अब भाई साहब बड़ी परेशानी वाली बात आ जाएगी। अब हमारा रियल में प्रश्न आएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता कौन है? देखो, जब तक सिंधु घाटी सभ्यता का खोज नहीं हुआ था तब तक तो भारत में यही मान्यता थी कि वैदिक सभ्यता ही भारत की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। लेकिन 1920 के बाद सारी परिस्थितियां पलट गई और नई सभ्यता की खोज हुई, जिसको हमने हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के नाम से पुकारा। तो इस सभ्यता का निर्माता कौन हो सकता है? तो मेरे भाई, आप जान रहे हैं कि हमारे पास सिंधु घाटी सभ्यता का लिटरेचर उपलब्ध है, पढ़ने में सक्षम नहीं। अर्थात ये आद्य इतिहास का हिस्सा है। तो स्वाभाविक है इसके अध्ययन में पुरातात्विक सामग्रियों का ही प्रयोग किया जाएगा, जो पुरातात्विक सामग्री आपको मिला है। अब देखो, स्वाभाविक है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला इतिहास अंग्रेज इतिहासकार लिखेंगे, क्योंकि उन्होंने ही खोजा था, जिनको आप साम्राज्यवादी इतिहासकार कहते हैं। और उनके बारे में मैंने मॉडर्न इंडिया के अंतर्गत आप लोगों से बृहद बात किया है। साम्राज्यवादी इतिहासकारों का ऑब्जेक्टिव ही होता था कि भारत के किसी भी चीज को छोटा करके दिखाना, ताकि इसका मनोबल टूटा रहे। और भाई साहब, उनने यहाँ पर भी खेल खेल दिया। उन्होंने कहा कि वास्तव में इस सभ्यता का निर्माता जो है वो मेसोपोटामिया सभ्यता का जो सुमेर सभ्यता है उसका ये उपनिवेश है, मतलब मेसोपोटामियन सभ्यता का उपनिवेश। ठीक है ना? माने उनका ये कहना है कि वास्तव में इस सभ्यता का निर्माण जो है किसका, सिंधु सभ्यता का, वो मेसोपोटामियन सभ्यता के सुमेर सभ्यता से हुई है। अर्थात देखो कितना बड़ा हरामखोर है। तुम आज से 5000 वर्ष पहले भी गुलाम थे, आज भी गुलाम, तुम्हारी नियति गुलाम है।
तो भाई स्वाभाविक जो भारत में दो चार पढ़े लिखे लोग थे उनने प्रश्न उठाया कि साहब हम सुमेरियन सभ्यता के उपनिवेश कैसे हो। बोले भाई दोनों में समानांतर है। बेटा अब यहाँ ध्यान देना, विश्लेषण आ गया, दोनों में समानांतर है। क्या समानांतर है? दोनों कांसे के बर्तन का प्रयोग किया। दूसरा, दोनों ने ईंट का प्रयोग किया। दोनों ने चाक के बर्तन का प्रयोग किया। दोनों नगरीकृत सभ्यता थी। दोनों ने लिपि का प्रयोग किया। देख रहे हो, समानांतर पे समानांतर निकाल दिया कि भाई ये विशेषता मेसोपोटामियन सभ्यता में भी थी, आपके भी सिंधु घाटी सभ्यता में है। इसलिए आप मेसोपोटामिया सभ्यता के उपनिवेश हैं और ये कुछ भी नहीं है। क्योंकि स्वाभाविक तौर पे पहले खुदाई कम हुई, एक दो बस्तियां थी, उसके आधार पर इनने इतिहास बना दिया। बाद में जानते हो दर्जनों बस्तियों की खुदाई हुई, तो ये सारी समानांताएं ही असमानांताओं में बदल गई। वास्तव में दोनों ने कांसों के बर्तन का प्रयोग किया है। दोनों समकालीन सभ्यता है, दोनों के साथ व्यापारिक संबंध है, ठीक है। लेकिन सुमेरियन सभ्यता से कहीं भी धातु निष्कर्षण का कारखाना नहीं मिला है, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में चहुंदरों से हमें धातु निष्कर्षण का कारखाना मिला हुआ है। इसका मतलब था कि कच्चा माल का आयात इन्होंने किया है और यहाँ से बनी बनाई माल वहाँ गई। इसका मतलब है कि तकनीकी स्तर पे सिंधु घाटी सभ्यता ज़्यादा उन्नत है। तो जब तकनीकी स्तर पे उन्नत है तो आप ही बताओ, उपनिवेश हम हुए कि वो हुआ? वो होगा। और हम उपनिवेश विस्तारवादी कभी रहे नहीं। लेकिन तकनीकी स्तर पे हम आ गए। दोनों ने ईंट का प्रयोग किया। पूरी सुमेरियन सभ्यता ने कच्ची ईंट का प्रयोग किया है, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता ने कच्ची ईंट के साथ साथ पक्की ईंट का भी प्रयोग किया है। तो इसका मतलब है कि यहाँ भी टेक्नोलॉजी के स्तर पर सिंधु सभ्यता आ गई है, क्योंकि उसे ईंट पकाने की कला आ गई थी। दोनों ने मिट्टी के चाक पे बने मिट्टी बर्तन का प्रयोग किया है। उनका जो चाक पर बना मिट्टी का बर्तन है वो धूप में सूखा हुआ है, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता का जो चाक के मिट्टी का बर्तन है वो अलाव में पका हुआ है। उसके ऊपर चित्रकारी है, नक्काशी है। तो आप ही बताओ, हर जगह आगे जाए, दोनों नगरीकृत हैं, वास्तव में नगरीकृत हैं, लेकिन नगरीकरण में सिंधु घाटी सभ्यता सुमेरियन सभ्यता से बहुत आगे है। सुमेरियन सभ्यता में एक भी ऐसा शहर नहीं मिला है जिसका किलेबंदी किया गया हो, अर्थात उन्हें किलेबंदी करने नहीं आया है।
जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में एक आध ही पूर्व हड़प्पा सभ्यता का शहर रहा होगा, बाकी सब शहरों की किलेबंदी की गई थी। इसकी जल निकासी प्रणाली बहुत बेहतर थी, इसका सड़क नियोजन सुमेरियन से बहुत आगे था। और यहाँ तो इंतहा हो, दोनों ने लिपि का प्रयोग किया है, लेकिन सुमेरियन लिपि को पढ़ने में हम सक्षम हैं, जबकि इसके लिपि को हम पढ़ने में सक्षम नहीं हैं। समझे? तो अब आप बताओ, इस सभ्यता का निर्माता मेसोपोटामियन सभ्यता के लोग हो ही नहीं सकते, असंभव है। हाँ, व्यापारिक संबंध थे। आपने हमारे इतिहास को छोटा करने, देखो इसीलिए ऐसे जगहों पर आलोचना या समालोचना का प्रश्न आता है। क्वेश्चन दे देगा, सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता मेसोपोटामियन सभ्यता के लोग थे, आलोचना करें। अब आपका हाथ पैर फूल जाता है, अगर मेरा भाई जो ये समानता थी वही असमानता, समालोचना करना है, पहले ये दिखा दो फिर इसको क्रिटिसाइज कर दो। अतः हम सिंधु सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता का उपनिवेशीकरण का परिणाम नहीं कर सकते हैं, सरासर अन्याय हो जाए। अब देखो भाई, इतिहासकार तो इतिहासकार होते हैं, उनकी उड़ानें बड़ी ऊंची होती है,